ऐसी फेक पीआर स्टंट वाली डिक्लेरेशन की क्या बात है सर। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खड़ी हुई है बालकनी में, सबकी बतीसियां निकली हुई हैं। साफ नजर आ रहा था कि कोई प्लान नहीं है जीतने का, बस शुगल का माहौल बनाया हुआ है। जरा रिजवान को देखें, बड़े मास्टरमाइंड है ना जी सर आप। अगर इतनी ही आपने बेसबॉल खेलनी थी बॉस, तो पहले दिन से खेलते ना। ये फेक अग्रेसिव मूव क्या, किसको आप, हु आर यू ट्राइंग टू फूल है? आपको पता था कि आधे घंटे से ज़्यादा मैच नहीं चलना, इट वुड गेट डार्क एंड द अंपायर्स वुड कॉल द लाइट। और आपकी हवा टाइट हो गई थी जब फेंटी पड़ना शुरू हो गई थी न्यूजीलैंड की तरफ से। फिर आप फास्ट बॉलर्स ले आए ताकि बॉलर्स को ज़्यादा टाइम भी लगे बॉल कराने के लिए, और अलीम डार का जो लाइट मीटर है वो बाहर निकल आए। और जब अलीम डार का लाइट मीटर बाहर निकला तो बाबर की एक्साइटमेंट देखने वाली थी। पूरा मैच, बल्कि पूरा साल आपने ऐसा टेस्ट मैच क्रिकेट खेला जैसे आप हर मैच ड्रॉ करने के लिए जा रहे हैं, और कोई एम नहीं था आपका जीतने का। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये सारा जो पिच की स्ट्रेटजी थी ये पूरी टीम की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि आप डरते हैं। अगर इतना ही बेसबॉल खेलना था ना आपने, तो आप बेन स्टोक्स की तरह बेसबॉल खेलते जब कोई भी रिजल्ट पॉसिबल होता। एक ड्रॉ मैच में बेसबॉल खेलने का क्या फायदा है सर? न्यूजीलैंड ने पूरा मैच आपको डोमिनेट किया सर, और पाकिस्तान ने बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ ये मैच बचाया है। एंड दैट इज द हार्ड ट्रूथ। ये 2022 में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो सकलेन मुश्ताक हो, चाहे वो हमारे एक्स चेयरमैन रमीज राजा हो, या आने वाले चीफ सेलेक्टर या गुजरे हुए चीफ सेलेक्टर या आने वाली मैनेजमेंट, ये सब इस चीज के लिए कहीं ना कहीं हमारी सोच के साथ जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक सारी बात है, किसी का जिम्मा ज्यादा है, किसी का जिम्मा कम है, लेकिन ये पाकिस्तान की पूरी सिस्टम की हार है। कुछ एक्साइटमेंट हुई आखिर में। 15 ओवर पहले एक बाबर ने एक बहुत ही शॉकिंग डिसीजन लिया। इस डिसीजन को मैं एक ब्रेव नजर से देखता हूं। और कुछ हमने 14 दिन की टेस्ट क्रिकेट खेली इंग्लैंड के खिलाफ और 5 दिन की टेस्ट क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो लास्ट 19 दिनों में आखिरी 15 ओवर में बाबर ने, ठीक है उसके पीछे कोई प्लान था या नहीं था, लेकिन आपने कुछ हलचल दिखाई, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की। क्योंकि जो डिसीजन लिया गया था, डिक्लेरेशन लिया गया था, दो ही चीजें पॉसिबल थी, या तो पाकिस्तान ड्रॉ कर जाता या न्यूजीलैंड जीत जाता। न्यूजीलैंड अपने आप को फुल उन्होंने चांस दिया, उनको 45 बॉलों में 77 रन चाहिए थे। उन्होंने जितनी मारधाड़ 7.3 ओवर में वो कर सकते थे, 61 रन उन्होंने जोड़े, काफी तेज वो जा रहे थे। और शायद अगर लाइट आड़े ना आती तो न्यूजीलैंड यहाँ एक स्टनिंग विक्ट्री पुल ऑफ कर लेता। बाबर आजम ने बहुत देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन बहुत देर आए। उनको बेन स्टोक्स जैसी कुछ याद आई, लेकिन बहुत देर बाद उनको याद आई। शायद ये जो साल के आखिर में उन्होंने एक स्टनर पुल किया है, ये स्पैनर वो अगले साल इस बिलीफ के साथ लेके जाएं कि शायद हमारी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान की, वो जो आज एशेज में मिल चुकी है, जो गड़े में दफन हो चुकी है, आज एक एंड ऑफ एन एरा हो चुका है कि 2022 जैसा टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट के अंदर हमने साल नहीं गुजारा। उसके अंदर एक लेसन है कि काश हम एक प्लान अगर हमारा होता, जिस तरह आखिरी 15 ओवर में हमने एक चांस दिया कि चलो दूसरे जीत सकते हैं तो जीत जाए, हम एंटरटेनमेंट के लिए खेल लेते हैं, हम अपनी रिस्पेक्ट के लिए खेल लेते हैं, हम चैलेंज करने के लिए अपने आप को खेल लेते हैं कि शायद हम उससे कुछ सीख के निकलें। ये शायद 2022 के आखिरी एक दिन पहले, साल खत्म होने से एक दिन पहले, जो आखिरी 15 ओवर से पहले जो सोच आई, वो सोच अगर हम साल के पहले टेस्ट मैच के बाद अगर अपने अंदर रख लेते और अपनी गलतियों के पीछे ना छुपते, अपनी सेंचुरीज, अपनी 50s, अपनी 150s, अपनी ड्रॉज के पीछे ना छुपते, तो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट आज तब्दील होती, पाकिस्तान क्रिकेट आज बेहतर होती। I think Ali is being a bit lenient over here. पाकिस्तान का कोई प्लान नहीं था जीतने का या हारने का, उनका सिर्फ था प्लान ड्रॉ करने का, as far as I see. और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान के प्लेयर्स की थी, स्पेशली कैप्टन की, और जो बॉलर्स जा रहे थे जब फील्ड से, तो उनकी शक्ल से साफ जाहिर था कि वो शुगल, एक तो फर्स्टली शुगल लगाने आए हुए हैं, और सेकेंडली एक ऐसा परसेप्शन देने आए हुए हैं कि भाई हमने बड़ी एग्रेसिव मूव की है, और हा 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 देखो हम कितने ज़बरदस्त हैं, कितने हम अग्रेसिव हैं। जबकि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, जब न्यूजीलैंड ने थोड़ा अटैक करना शुरू किया और एक्चुअली पॉसिबल हो गया कि अगर लाइट ऑफर ना हुई तो न्यूजीलैंड ये मैच जीत सकता है, तब सारे प्लेयर्स की थोड़ी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गई थी और फील्ड भी आपने फैला दिया था।
और हालत काफ़ी टाइट हो गई थी पाकिस्तान प्लेयर्स की. सो आई थिंक अली इज बीइंग अ बिट लीनिएंट हियर, बट एनीवेज विल गिव हिम दैट. ये कोई फैक्ट नहीं दूर कर सकता, चाहे नो मैटर ऑफ द रन्स एनी ऑफ आवर बैटर हैज स्कोर्ड. ये पूरे सिस्टम की हार है. पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट राइटली एशेस में जाके मिल चुकी है, क्योंकि अगर इस WTC को देखूं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया वो वाकई वो टीम्स हैं जिनको अपने घर से बाहर भी जीतना आता है, जिनको अपने घर में भी जीतना आता है. लास्ट 48 टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस अपने घर पे हारा है. अगर वो किसी से हारा है तो वो एक ही टीम है, वो है टीम इंडिया. तो शायद इंडिया का रेफरेंस और ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस देना यहां जरूरी है, क्योंकि हमको सीखना पड़ेगा कि घर से बाहर कैसे जीतते हैं और घर के अंदर कैसे जीतते हैं. हमारे पास बॉलर्स नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है. ये लॉलीपॉप देना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लॉलीपॉप वैलिड होता तो इंडिया कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नटराजन, सिराज, सैनी, सुंदर, इनके बॉलिंग अटैक से वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया में दूसरी दफा सीरीज अपने नाम ना करके आता. हम तो 1996 के बाद सीरीज तो दूर की बात है, हम तो 1996 से एक ऑस्ट्रेलिया की सॉइल पे टेस्ट मैच की विक्ट्री का इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारे हिस्से में ना आती. ये सारी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें उतनी ही वैलिड हैं जितना कोई भी क्रिटिसिज्म वैलिड है. चाहे बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे सकलेन मुश्ताक हो, चाहे रमीज राजा हो, ये फोर फ्रंट रनर्स थे हमारी पूरी कैंपेन का, जो कि हमारा होम सीजन था. ये सब इसके जिम्मेदार हैं. क्या खुद आके कोई रियलाइज करेगा, खुद आके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि जब टीम जीतती है तो मुल्क का नाम तभी ऊपर जाता है. ये किसी एक के खिलाफ एजेंडा नहीं, इस सारी हार के अंदर एंड ड्रॉज के अंदर पाकिस्तान ने जो टेस्ट क्रिकेट में किया उसमें सब जिम्मेदार हैं. सऊद शकील ने आज एक एंड से खड़ा होकर दिखाया कि सिर्फ उसका चौथा टेस्ट मैच है, सिर्फ चौथा टेस्ट मैच है. ये वो प्लेयर है जिसको हम 4 साल लेट डेब्यू करा रहे हैं अपनी टिमिड सिलेक्शन पॉलिसीज की वजह से, जिसमें सरफराज का वक्त भी शामिल है, मिसबा वकार का वक्त भी शामिल है, मोहम्मद वसीम का वक्त भी शामिल है, बाबर आजम का वक्त भी शामिल है, सकलेन मुश्ताक एंड रमीज राजा का वक्त भी शामिल है. उस सबको आज उसने करके दिखाया कि अगर आपका सिस्टम तगड़ा हो, आपके डोमेस्टिक के प्लेयर में अगर वो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है तो उसको अगर आप प्रॉपर रन देंगे तो आपको डिलीवर करके दिखाएगा. मीर हमजा ने शायद बॉलिंग में इतना कुछ नहीं किया, लेकिन मीर हमजा ने जब वक्त आया पाकिस्तान को टेस्ट मैच बचाने का तो आज उसने अपनी बैटिंग से ये जरूर दिखाया, जो मैंने इतने सारे भरमार जिसमें मैंने 376 फर्स्ट क्लास विकेट्स ली हुई हैं, तो फर्स्ट क्लास का जो टेम्परामेंट होता है वो आज मेरे लिए काम आया. आज हम सैफी की बात करें, सैफी ने पुअर ब्रांड ऑफ विकेट कीपिंग की, अभी भी वो 5 पेनल्टी रन दिए. यस, उसकी विकेट कीपिंग में इश्यूज थे, बट ही हैज शोन that I have came from a proper domestic season. I can perform and he has performed consecutive 50s in both of the innings, और लास्ट 50 भी मैच सेविंग सिनेरियो में आई, और पहली इनिंग्स की जो 50 थी वो भी एक ऐसे सिनेरियो में आई जहां पाकिस्तान डाउन एंड आउट फंसा हुआ था, जहां पाकिस्तान 4 विकेटें भी गिरा सकता था, 3 विकेटें ऑलरेडी गिरा के बैठा हुआ था, पर चौथी सऊद शकील की गिरी और 5वीं भी बाबर की गिर सकती थी, लेकिन बाबर ने भी फिर वहां से सहारा दिया पाकिस्तान को और सैफी ने भी सहारा दिया. सऊद शकील की मैं बात करूं, ये होते हैं डोमेस्टिक परफॉर्मर्स. जब आप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को एक ग्राइंड से लेकर आते हैं ना, तो वो किसी भी सिनेरियो में आपके लिए खड़े होते हैं. सऊद शकील ने आज एक चीखती हुई जो उसकी परफॉर्मेंस है वो पूरे आपके सिस्टम के लिए चीखें मारती हुई सामने आ रही थी कि डोमेस्टिक परफॉर्मर को अगर प्रॉपर ग्राइंड से निकाल के लाओगे तो कभी भी एक्सपीरियंस का रोना नहीं रोगे. डाला है लिख के क्या बड़ा तगड़ा डिसीजन बाय पाकिस्तान, तो वो तगड़ा डिसीजन मैंने क्यों डाला आप सुन लीजिए मेरी बात. ये जो डिक्लेयर किया, डिक्लेयर अबे तो ड्रामा था, पता था कि अब नहीं जीत सकते. मैं बता देता हूँ ना, इसके पीछे लॉजिक भी तो होगी ना. कोई तगड़ा डिसीजन कोई लॉजिक होगी. अच्छा, ये तगड़ा डिसीजन बना कब? ये बना उस वक्त जब सरफराज और इमाम ने आपको यकीन दिला दिया कि इनकी लीड तो हमने उतार दी है. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने डिसीजन करना था. डिसीजन करना था ना कि अब करना क्या. आपने 100 रन की लीड लेनी है, 75 रन की लीड लेनी है, 80 रन की लीड लेनी है, ओवर्स का मार्जिन कैसे कम करना है. नीचे सऊद शकील आकर आपको सॉलिड स्टैंड देगा, ये आप जानते थे कि एक लौंडा आपके पास है नीचे जो आपको रन करके देगा. मगर हेड्स ऑफ टू वसीम खान, वसीम जूनियर, जिसको मैं हमेशा चाहता हूँ कि यार 5 विकेटें ले ले. जब तू खेल ही रहा है, जब तेरी पौंके पंटरियां चली रही हैं, जब तुझे रखा हुआ ये टीम के अंदर, तो भी ठीक है तू विकेटें ले. अब जब तू अपने काम में गाफिल है, ठीक है, दूसरे के काम में कूद जाएगा, दूसरे के डोमेन में खड़े होके तू 40 रन कर देगा, तो मैं बाबर पे तो सवाल उठाऊंगा ना कि भाई आप जैसे बात से कह रहे हैं ना गेम रीडिंग है उसमें, ना स्पिनर को रीडिंग है उसके अंदर आने वाली बॉल में. कितनी बेहूदगी वाली विकेट देके गया वो, ये बनती थी बाबर की. मैं और बढ़ा देता हूं. तो सरफराज ने और इमाम ने आपको इस काबिल किया कि आप एक डिसीजन ले सको. उस डिसीजन को मैंने बैक किया कि नहीं यार, अब ये मौका जब इन दोनों ने दे दिया है कि बाबर और उसकी मैनेजमेंट कम से कम पूरे साल में कोई लानत के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट फैन को कुछ दे नहीं सकी सिवाय और ढक्कन के थकेले कचरा रन जो बाबर आजम ने 1100-1200 रन बनाए में
में जो एक सेल्फिश अप्रोच के रन है आपने एज कैप्टन पाकिस्तान को 2022 में दिया क्या, सिवाय शिकस्त और ड्रॉ के? ये भी आपको डिसीजन लेने में इमाम और सरफराज की नहीं कि उसके बाद होल्ड किया उसने आके सऊद शकील ने, क्योंकि वो पट्टर है कराची का, उसको पता है कि स्पिनर को किस तरह से खेलना है। उसने, आपने ये भी देखा होगा कि उसने आउट होने के बाद वसीम के खुद चार्ज किया, पहले वसीम से करवाता रहा, वो वसीम भी डोमिनेट करके गया, वहां पर भी आपको रन आपके काम आए। तो जब आपने 100 रन की लीड ले ली, आपको यकीन हो गया कि अब तगड़े आ जाओ, पिछली सारी बुराइयां धुल जाएंगी, बाबर की कप्तानी में उठने वाले सवालात भी छुप जाएंगे, क्योंकि अब बाबर का डिसीजन नहीं है भाई, है इसके पीछे सरफराज और इमाम के वो रन्स हैं जिन्होंने आपको यकीन दिला, बल्कि सरफराज का मैं कहूंगा क्योंकि वो तो 4 साल के बाद आया था, उसके रन्स जो है ना 53, पहली के छोड़ दें दूसरे में आए 53 रन, जहां से आपको अपना बचाव मिला, वरना इनिंग डिफीट थी आपको यहाँ पे भाई। बताइए, मैं सोच रहा था कि जो पाकिस्तान के गधेड़े स्टेटिशियंस हैं, कौन है वो सरफराज को ऊपर लाएंगे, क्योंकि उनका खिलाड़ी है, उनका काम है, उनका काम ही है ये ना यार, आप मशहूर कर रहे हो। आप सुन लीजिए, एंड्रू मैकलेशन जो है वो डाल रहा है ट्वीट सरफराज की कि यार ऐसा बल्लेबाज हमने नहीं देखा जो इनिंग डिफीट भी बचाने के लिए खड़ा हुआ है, और टॉप स्पिनर जो है इनका सूडी उस पे चार्ज कर रहा है, ओपन विकेटें देकर बोल रहे आप होल्ड मार ले, वाह ओपन विकेटें देके खड़ा हुआ है यार वो। आप ये अंदाजा लगाए कि ये होता है मतलब ब्रेव खिलाड़ी, जिसको पता है कि अगर उसकी विकेट चली गई तो उसको तो वैसे ही 4 साल के बाद मौका मिला है, उसने अपनी परवाह नहीं करी, ले मेरी विकेट तू, मगर मैं रन्स तुझे मारूंगा क्योंकि मेरा काम ही रन्स मारना है भाई। और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को जरूरत पड़े, उसने साथ बाबर की कप्तानी को भी सेव किया भाई आज। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपने पांव में तकलीफ के बावजूद उसको हिप की इंजरी है, 7 टेस्ट में आपको 4 शिकस्तें, आपके 1 वाइट वॉश है आपको, ठीक है। अब विदाउट क्रिकेट के समझ आप लो। मुझे एक बात बताइए कि आपको इस कप्तान से पूरे साल में मिला क्या? कोई 24 साल के बाद आके कोई 17 साल के बाद आके व्हाइट वॉश करके जा रहा है, कोई 24 साल के बाद आके ड्रॉ कर रहा है, मतलब यार न्यूजीलैंड के तो तोते उड़ा दिए इन्होंने। अब रिजवान वाले दीनी लोग भी सुन लो, मैं हर तरह से समझाऊंगा तुम्हें। पहले मैंने आपको काउंटर अटैकिंग स्किल्स से समझा दिया कि इस दिलेरी से इस पिच पे कोई नहीं खेला, नंबर्स जो है वो नंबर ही होते हैं कि 53 आए या 86 आए, ये दूसरी इनिंग की बात कर रहा हूँ। अब आ जाओ रिजवान वाले अंदाज से, वो जो सेंटिमेंटल चालाक और मजहब को बीच में लाना, मैं बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बाबर की कप्तानी में 4 टेस्ट हारा, उन चारों टेस्ट में विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान थे। पहली बार सरफराज खेला, पाकिस्तान हार से बच गया, ड्रॉ हो गया। मैंने हर तरह की दलील दे दी। तो तस्वीरें देख के हैरान रह गया कि इतना ओपनली वो विकेट छोड़ के खड़ा हुआ पूरा लेग स्टंप पे और सूडी को चैलेंज कर रहा है, आज तो मार विकेटों पे। मतलब ये तो मैंने बहुत कम देखा है भाई इस तरह का। फील्डिंग मैंने देखी है, बड़ी एग्रेसिव फील्डिंग। कल भी न्यूजीलैंड ने 12 के 12 अपने 11 के 11 खड़े किए हुए थे सरों के ऊपर आखिरी में। और अभी वकार भाई जेब में डाले थे, सिकंदर बख्त और वकार भाई थे। आज सरफराज ने किया क्या, ओपन विकेट कर दी उसने, बोला मैं तो एंजॉय कर रहा था, कितने फील्डर मेरे ऊपर खड़े करोगे तुम, लाओ। नहीं जो फैसले नजर आए ना, वो लग रहा है कि बाहर से कहीं से फैसले हो रहे हैं। फैसले नहीं, जब लाइट मीटर रखा है ना अलीम भाई ने, तो वो क्या कह रहा था लेथम, कसम खुदा की अलीम भाई तुम मुझे जो है ना 7 ओवर दे दो, अगर मैंने इन्हें नहीं मार दिया, अलीम भाई ने नहीं मार दिया तो बोलना, मार दिए नहीं अलीम भाई ने। मेरे शैम्पू बच्चे को छक्के वक्के कैसे मार रहा था, बल्ले की आवाज घर तक आ रही थी, मेरे स्टेडियम करीबी है, ठबाक करके, टीवी पे नहीं आ रही थी, वहां स्टेडियम से आ रही थी, ठबाक। अबे मतलब यार तमाशा बना दिया था। शुक्र है यार आपको 4 साल के बाद आपका फॉर्मर कैप्टन आपको मिला, और आपकी इज्जत, आपको खिलाड़ी बनाने में भी उसका हाथ है, और आज का टेस्ट मैच बचाने में भी उसका हाथ है। अब इस बात को मान लीजिए, हालांकि आपने आज प्रेजेंटेशन में उसका नाम नहीं, ये रिजवान फिर इशारे कर रहा है, रिजवान कौन है भाई तू इशारे करके बुला रहा है कि डिक्लेयर हो रही है। भाई ये ड्रामेबाजी है, मुनाफकत खत्म करा दिएगा नजम सेठी साहब, शकील शेख साहब, क्योंकि हम यहाँ क्रिकेट पर बोलते हैं, किसी के लिए नहीं बोलते। बात दलील से करूंगा, उसका जवाब ला नहीं सकता कोई क्रिकेटर आजकल बच रहे। कल इत्तेफाक से बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम सामने आ गए, तो वो भी अब इन्हीं लाइनों पे जो कहते थे कि बाबर और रिजवान चाहिए और वतनी दुनिया रोएगी तो टिश्यू पेपर नहीं मिलेंगे और खाली हो जाएंगे, क्या हमारे पास क्यों नहीं है रिजवान? अबे भाई जिसके पास नहीं हो उसे दे दो।